अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। कहा थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी के बात ऐसे हम करीला है कहे कि भारत सबसे युवा देश है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। वह देश के एक हिस्से में हम पचे हैं जहाँ या जेका विंध्य के नाम से जाना जाता है। विंध्य के सियासत की यदि बात की जाए तो विंध्य के सियासत में खूब सियासतदान भी हैं, लेकिन विंध्य आजो अपने कहा जाए अस्तित्व का तलाश रहा है। हम आप जिन के भोजन, खान पान, परंपरा, संस्कृत, संस्कार सब कहो न कहो खोए रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह सब चर्चा हम ऐसे करी रहे काहे कि आज एक ऐसा युवा हमारे साथ है जो विंध्य का बड़े करीब से दिखें, पढ़ाई लिखाई से लेके आज विंध्य के सियासत में एक अच्छी दखलंदाजी करते हैं। और यह दखलंदाज युवा नेता आज हमारे साथ हैं जिनकर हम MP संदेश न्यूज़ 24 के यह स्टूडियो में बहुत स्वागत करी थे। और अपना अमित सिंह जी आई जे आम आदमी पार्टी के रीवा के लोकसभा प्रभारी आई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी महादंगल है। यह चुनावी महादंगल में सबसे बड़ी विषय वस्तु यह ही कि भाजपा और कांग्रेस के सीधा मल्लयुद्ध होने वाला है। लेकिन बीते दिना भे नगरीय निकाय चुनाव वह कहो न कहो सत्ते मंडारधीश सरकारन का, राजनीतिक पार्टी का कि आखिर का तीसर विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है। सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब खातिर अपना का सुने का पड़ी अमित सिंह जी का। तो अब बिना कौनो देर करे हम बातचीत की शुरुआत करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत एक युवा सोच जे विंध्य का कहो न कहो एक नई दशा और दिशा दे चाहते हैं। अमित जी पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है। सादर धन्यवाद कि अपना स्टूडियो में बात रखे के मौका दिए। अमित जी, हालांकि अमित जी पर्दा के पीछे से खेले वाले वो हुनरमंद ही, सियासतदान ही, लेकिन अब पर्दा के सामने ले आवे के काम हम ऐसे कह रहे हैं कि हम पचे जानी कि आखिर पीछे के औ का खेल ये 2023 के चुनावी महादंगल में होने वाला है। अमित जी पहले तो अपने बारे में बताइए कि अपना, हालांकि यह विंध्य के धरा के आए हैं, विंध्य अपना के जन्मभूमि आए, कर्मभूमि कौनो हो सका थी। अमित जी के बारे में जब हम जानी थे कि अपना एक बेहतर व्यवसायी ठेकेदार रहे और कहो न कहो सियासी परिवार से नाता हुए के चलते आज सियासत में एक अच्छी दखलंदाजी है। अपने बारे में कुछ बताइए अमित जी। कनिष्ठ भैया, यह रीवा जिला के बरीगवा गांव मामा जन्म बा। मूलतः हम पंचे सीधी के बड़खरा गांव के रहें, फिर पिताजी अपन एस्टेब्लिशमेंट रीवा ले आए बरीगवा। तो हम पंचे पढ़ाई लिखाई के हिसाब से रीवा आए, गाँव वहीं रहा। ज्योति स्कूल में शिक्षा दीक्षा है। बचपन से खेले के बड़ी आदत रही। घर में 5 बड़े भाई रहे तो सब घर में खेल के बड़ा माहौल रहा। तो हम पंचे फुटबॉल का बड़ा प्रेम से खेलें। ओके संबंध में खूब लोगन से इंटरेक्शन होता रहा। आदमी समाज में कहूँ खेलत है तो साधारण शिक्षा के अलावा बहुत स्तर में युवा साथीन से मुलाकात होती, संवाद होते, तो आदमी एक अलग मेर से मैच्योर होते हैं। खाली शिक्षा के साथ अगर गांव के काम जैसे पंचे खेती काम करे हैं, गाय भैंस के काम करे हैं, तो समाज में लगभग रीच सबके पास पहुँच जाती। तो जब यह सोचा था आदमी अपने विकास के बारे में, खुद के विकास से तब एजेंडा रहा था बचपन में कि हम सबसे बेहतर करी। जो साथ में रहा थे उन्हों की है एजेंडा रहा था। तो कुल मिला के यह सोच बड़ी मजबूत होत गए कि लोगन के ऊपर बढ़े के तरीका का है। जैसे जैसे समझ मैच्योर हो जाती है मैं यह समझ में आवत है कि व्यवस्था कितनी मुस्तैद ये अपना के बढ़ावे में, यह सरकार के का रोल होता है, संविधान के का रोल होता है, ये सब मन ही बचपन से समझत रहेगा। तो हमेशा एक यह मन में विचार आवा कि निश्चित रूप से भारत में व्यक्ति के अपने ताकत का खुल के ऊपर आवे के कई एक व्यवधान रहा था। वो सिस्टमिक व्यवधान है।
उनके विषय में बड़ा गहरा चिंतन सतत चलत रहेगा और उनसे निजात पावे के तरीका या समाधान सोच हम पंचे बहुत ध्यान दिए। अब थोड़ा सार गर्भित रूप से अब समझे लागे हैं कि का व्यवस्था युवा का दिन जा सकत ही या समाज का दिन जा सकत ही, या जो आजकल बात होती कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर रोज़गार लिमिटेड हैं तो स्वरोज़गार से कैसे बढ़ा दें। पहले केवल सरकारी नौकरियां ऑप्शन रहते थे, अब दुनिया भर के नए आयाम हैं। जैसे आप लोग आज जो काम कर पा रहे हैं मीडिया में, 20 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि बिना हम किसी मीडिया हाउस को ज्वाइन किए हुए ये सब कर सकते हैं। अब 2-4 बड़े ग्रुप रहते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जनसत्ता, इतने में ही पत्रकारिता ख़त्म हो जाती थी। आज हम रीवा में जब किसी पीसी में बैठते हैं तो हमारे 50 साथी जो अमूमन सारे रीवा के होते हैं। तो जैसा अगर हम खोलते जाएंगे किसी व्यवस्था को तो नया टैलेंट उस व्यवस्था में आता रहता है। तो यह सोच अब संकलित करके पूरे समाज के बढ़ावे की जब जिम्मेदारी महसूस करते हैं तो लागत है खुदो एमा अपन आहुति दे के पड़ी। ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया ही या विस्तार है भारत के। तो ऐसे चिंतन से अब हम पंचे करत पॉलिटिकल हो गए थे। कहीं से राजनीतिक जरूरत बहुत रहा थी ये सब सिस्टम का बदले में। आखिरी अथॉरिटी तो है सदन में कोनो नियम बन सकत है। भारत में 200 मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं जिनका काम है कि कानून देश के तिर बनाए सकते हैं, प्रदेश के तिर बनाए सकते हैं, उनके मदद के बिना नहीं की जा सके। और जब यह लाग के अब इनकर मददों पर्याप्त नहीं मिल रही तो यह ध्यान आवा कि अब सब क्यों चला जाए वहीं से शुरुआत की जाए। तो ये एक बेसिक पॉलिटिकल थॉट था, जो हम कैसा जीवन जीते हैं उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है इसकी सोच में, यही राजनीतिक प्रवेश का कारण। चलिए, निश्चित तौर पर कहा थे ना कि एक बहुत अच्छा कोट है कि युवन के राजनीति में हिस्सा न ले, कहो न कहो अपने ऊपर एक अयोग्य व्यक्ति का शासन करे के अनुमति दे पाए। और निश्चित तौर पर यह जो कोट है या आज के समाज में एक बेहद जरूरी कोट है। कहे कि भारत से जितनी अपेक्षा भारत का नहीं आए, पूरे विश्व का भारत से अपेक्षा है। कहे कि यह देश युवन के देश है, युवा सोच के देश है। हमारे बचन के यहाँ के वैज्ञानिक जो हैं विदेशन में जाए बड़े बड़े पदन में हैं, बड़े बड़े कंपनी के CEO हैं। तो कहो न कहो यह तो है कि यह धरती इतनी जो है वीरन से कबो खाली नहीं रही है। निश्चित तौर पर अब बात हम मध्य प्रदेश के ऐसे करब। पहले मध्य प्रदेश में कहे कि 2023 में यह महा चुनाव है या फिर कहीं कि चुनावी महादंगल है। यह दंगल में आम आदमी पार्टी अपने आप का कहाँ देखा थी? देखिए, मैं जो महसूस करता हूँ ये आम आदमी पार्टी पूरी पार्टी के बिहाफ में कोई स्टेटमेंट देने का अधिकार मुझे नहीं है। मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि आज 2023 में ये मानना कि ये कोई नई शक्ति आ गई है, ये ऐसी बात नहीं। ये पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है और निश्चित रूप से समाज को, प्रकृति को समझ करके कोई नया समाधान देना। 75 साल का भारत का लोकतंत्र हो गया, इसमें बहुत कमियां हैं। भारत की अगर प्रमुख कमियों को देखा जाए तो 1850 के आसपास जो लोग आए तब से देख रहे हैं, उनका कहना है कि गरीबी एक भारत का बहुत कठिन मुद्दा है, सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जातिवाद बहुत कष्टमय स्थिति में है। हमने सारे स्ट्रक्चर्स जो ब्रिटिश से लिए तो वो तो लूट की प्रक्रिया से बनाए गए थे। उसके बाद जो बनाया उसी लूट को कंटिन्यू करने लग गया। संविधान भी भारतीय संविधान भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। जब गौर से देखेंगे तो वही हमारा ड्राइविंग या यूज़र मैनुअल है जिसके कारण हम चलते हैं। तो मौलिक काम बहुत बचे हैं। इस प्रिटेक्स्ट में अगर देखें तो 75 साल के भारत की प्रजातंत्र का जो प्रतिफल है, जो आउटकम है, उसको समझ करके नए सिरे से भारत को शुरू करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी इन्हीं सब चिंतनों से व्यवस्था परिवर्तन करने से बनी पार्टी है। इसको सत्ता से मतलब नहीं। सत्ता आपने देखा भी होगा, कई बार उन्होंने दिल्ली में ऐसे ही जनता से संवाद के लिए ही सत्ता छोड़ दी। आम आदमी पार्टी में जो कार्यकर्ता आया है वो सत्ता बदलने के लिए नहीं आया, व्यवस्था बदलने के प्रयास से आया है। इसलिए ये बहुत रेलेवेंट बात है और मेरे ख्याल से सभी युवाओं को, जिसको कॉलेज पढ़ना है, स्कूल पढ़ना है, समाज में कुछ करना है, राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि आपके घर का पहला खाना भी राजनीति ही तय करती है। नमक बहुत महंगा हो जाएगा तो आप नमक भी खाना छोड़ दोगे। तो आपके जीवन में अगर किसी चीज़ का असर बहुत ज़्यादा है तो आपके देश की राजनीति का है। तो हर व्यक्ति को, 140 करोड़ आदमी को देश में राजनीति में दखल रखना चाहिए, आना चाहिए और परिवर्तन करने की सोचनी चाहिए। ये पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। मौलिक काम के अलावा लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं और चुनाव में एक प्रभावी ताकत के रूप में हम आएंगे। सत्ता की बातें करने से हम लोग थोड़ा ये कि कह दें कि हम इतनी संख्या में आ जाएंगे या गवर्नमेंट बना लेंगे, ये बातें दूसरी बातें हैं। पहले हमारा काम ज़रूरी है। जनता को पसंद आएगा तो जनता निश्चित रूप से
एक विकल्प के रूप नहीं, एक ही विकल्प के रूप में सोचेगी। नहीं चलिए, तो कुल मिला के नगरीय निकाय चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी बड़ी आसान्वित रही कि जनता के बीच में कुछ हट के अपना पचन के तस्वीर रही। सिगरौली में अपना के महापौर बनी रानी अग्रवाल, और नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी के सीधी एंट्री विंध में। विंध के वजीद कहो न कहो लोग ये देख रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव देखे को मिली। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव प्रचार में उतरिए हैं, जो अपना के पार्टी के करता धरता है। तो मतलब सवाल यह उठत है कि कुछ हो नहीं पावा। महापौर सिगरौली में रानी अग्रवाल जी हैं, लेकिन वो आरोप लगाती हैं। बीते दिन अभी हम इंटरव्यू करें तो उनके द्वारा यह आरोप लगावा कि हमका कामें नहीं किन दिन जाए, हमारा प्रस्ताव ही नहीं पास होता है। और तो मतलब कुल मिलाए कि यह तो ऐसा होगा ना कि जनता धोखा खाएगी। मतलब महापौर तो हम चुन दिहन, अब महापौर अपन कमी बतावे लागी, अपन मतलब कहा जाए कि उनका ये लागत है कि भाई हम जनता का देख तो बहुत कुछ चाहिए थे, मगर हम कहीं नहीं पाई लगा है, करे नहीं दिन जा लगा था। या का बहानेबाजी ना हो या फिर का है? ये कोई बहानेबाजी नहीं है। जो आप सिंगरौली में हो रहा है, वो भी दिल्ली में रहा है। अब चूंकि हम दिल्ली की बातें खुलकर हम सुप्रीम कोर्ट में बार बार लड़के जीत रहे हैं। दिल्ली में देखिए, जो नियुक्तियां राज्यपाल ने की, एल्डरमैन की, ये राज्यपाल बहुत ज्ञानी आदमी होता है, क्या वो नहीं जानता कि ये अपॉइंटेड इलेक्टेड बाय पीपल नहीं है, सिलेक्टेड बाय सम ऑफिसर है। और इलेक्टेड बाय पीपल डेमोक्रेसी में कहते हैं वॉक्स पॉपुली इक्स वॉक्स डाई, मतलब जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। ये प्रजातंत्र की अवधारणा है। अब जनता की बात के खिलाफ राज्यपाल के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को वोटिंग के राइट दिलाए गए। हम लड़े, सुप्रीम कोर्ट में जीते। जितनी भी दिल्ली में मेयर के चुनाव में अटकलें भाजपा ने लगाई, अभी देख रहे हैं कि एलजी किस तरह का व्यवहार करते हैं। जब जनता की इलेक्टेड सरकार है, संविधान में कहीं भी किसी कोर्ट में जाने के बाद उस सरकार के रास्ते में व्यवधान पैदा करने से भाजपा सरकार जीतेगी नहीं कभी। पर जो जुडिशरी में वक्त लगता है, 8 महीना, 8 साल, 6 महीना, 2 साल, ये वक्त हमारी गति को कम करता है। ये सब अड़चने हैं, वास्तविक रूप से जनता इनको समझती है। तो मेयर सिंगरौली ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनके पास एक प्लान है। पर पूरा वित्त तो प्रदेश से आता है या लोकल रेवेन्यू से आता है। लोकल रेवेन्यू भी हम कलेक्ट करके मेयर के कुर्सी में थोड़ी ला रहे हैं। हम पूरा रेवेन्यू जनता का उठ के सरकार के पास जाता है, सरकार से दोबारा आता है। तो जब रेवेन्यू ही नहीं दोगे तो हमारा कोई भी प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा? सबको चाहिए अर्थ, अर्थ का बैकअप से ही कोई प्रोग्राम उठ सकता है। अगर अर्थ ही नहीं देंगे आप, अर्थ रोक देंगे, हमारे और मूवमेंट्स रोक देंगे, कर्मचारियों की कमी कर देंगे, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के साथ धोखा नहीं हो रहा, ये दरअसल जनता के साथ धोखा दे रहा है। मेयर जनता के लिए चुना जाता है, जनता का सेवक है। तो जनता के काम रोके जा रहे हैं तो द्रोह जनता के साथ हो रहा है। अब भाजपा सरकार इस द्रोह की जिम्मेदार है। चलिए, तो कुल मिला के अपना पचे वह तस्वीर जो दिखावे के वादा करे रहन, और लोगन को उम्मीद रही कि यह विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय में एक ऐसा मॉडल अपना पचे, जैसा लोकसभा चुनाव की बात की जाए, बीते लोकसभा 2014 के, तो गुजरात मॉडल दिखाए कि खूब वोट बटोरे गए। लेकिन धीरे धीरे ओकर सच्चाई सामने आवे लग। अपना बच्चे अब यह कहन कि हम सिगरौली का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करब जो पूरे मध्य प्रदेश में असर डारी, मगर वो मॉडल नहीं बन पा रहा है। तो ये माना जाए कि मतलब कहो न कहो आम आदमी हतोत्साहित हो रही है, कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे हैं, और जनता जो आशा कह रही वो हतोत्साहित हो। जी, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं। आपके सामने मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अकेले कोयले का उत्खनन सिंगरौली में कानून है कि जब भी कोई माइनिंग एक्टिविटी होती है, माइनिंग के रॉयल्टी के 30% स्थानीय ग्राम पंचायत का दिन जाता है। आज सूचना के अधिकार के नियम के दौर चल रहा है। अपना उठा ले ही शुरू से सिंगरौली से कितना कोयला उठा, और सिंगरौली के लोकल 30% पैसा अगर सिंगरौली का दे दिन जाए आ जाओ ईमानदारी से, तो हम सिंगरौली का सिंगापुर में कन्वर्ट कर दें, हम हमको केवल 500 लागी। अरबों खरबों रुपए वो माइनिंग का सिंगरौली को मिला नहीं है अभी तक। विस्थापन की समना जनता को मिला, अना माइनिंग के रॉयल्टी के माध्यम से भी मिला। तो आज तक वो पैसा कहाँ गया? मैं बताऊँ, सिंगरौली से दिल्ली चल रहा है साहब। भारत का इकलौता ऊर्जा धानी बनाना चाह रहा है भारत सरकार, उसको उस एरिया को यूनियन टेरिटरी भी बनाना चल रहा है, क्योंकि वहाँ पैसा है। सरकार ईमानदार नहीं है जनता के स्रोतों से जो पैसा उठ रहा है उसको खर्च करने के मामले में। अगर आज भारत सरकार आज भी ये तय कर ले कि जो रेवेन्यू का हिस्सा सिंगरौली का हक था वो हक के रूप में आज भी मिल जाए,
तो सिंगरौली एक विश्व के प्रसिद्ध शहरों जैसा एक शहर बन जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे। पर वो माइनिंग सिटी है तो इंडस्ट्री जैसा डेवलप होगी। पर वो पैसा तो कहीं दिल्ली जा रहा है, कहीं भोपाल इस्तेमाल रहा हो, वहाँ के माइनिंग फंड की जानकारी लीजिए ना, कलेक्टर देंगे कि पिछले 25 साल में डीएमएफ में सिंगरौली में कितना आया और कितना सिंगरौली में खर्चा किया या अन्य क्षेत्रों में कितना राज्य में खर्चा किया। तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा स्कैम पॉसिबल नहीं है। सब बातें उठ नहीं पाती क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है या प्रशासन इतना जवाबदेह नहीं है। तो ये हमसे कोई ये ना पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, हमको संसाधन क्या दिए, करने के लिए तो हम सब तैयार बैठे हुए हैं, हमारे पास प्लान ना। कब लड़बुआ लड़ाई जनता के जो खातिर वादा करे हैं सिंगरौली वाली जनता से या विंध्य के जनता से कि ऊर्जा धानी का हम पचे बहुत कुछ बदल दे। ठीक है, अपना का पैसा नहीं मिल रहा, ऊर्जा के जो माइनिंग फंड नहीं मिल रहा है, डीएमएफ नहीं मिल रहा है, तो ओकर लड़ाई कब हुई? जमीन में तो दिखाई, फंड नहीं मिले विकास न हुई, मगर जमीन में कब देखा? कब माना जाए कि एक उग्र आंदोलन या फिर यह कहा जाए एक सांकेतिक आंदोलन की शुरुआत हुई गए? कहे कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा आंदोलन करता हम कहा थे को नहीं आए। कहे कि एक आंदोलन से एक सरकार तक के सफ़र उनके द्वारा बिल्कुल दमदारी से तय किन गा। तो यह माना जाए कि आगामी दिनों पर आक्रामक हुई सिंगरौली जनहित के मुद्दा में, या फिर ना केवल सिंगरौली, पूरे मध्य प्रदेश में ये एक आंदोलन ही कर रहे हैं हम लोग, जनता को जागरूक करके उनका हक दिलाना जिस भी स्तर का हो। हमारा काम ही मध्य प्रदेश में ऐसा चल रहा है कि हम बताएं कि हम 75 साल की आज़ादी में हमको मिला क्या, जनता के जीवन में क्या परिवर्तन आया। रीवा की महारानी सतना स्टेशन से बम्बई की ट्रेन में बैठती थी, राजा भी बैठते थे, आज़ादी की पहले की बात भी। आज भी हम बम्बई जाने के लिए सतना स्टेशन ही जाते हैं, उसी तरह से ट्रेन पकड़ते हैं। तो 75 साल अगर रेल के देखें तो रेल के 75 साल तो हमारे 1 इंच नहीं बढ़े। पहले यहाँ विमान आते थे, उड़ते थे, आज हमको विमान की सेवा नहीं है, हमारी कनेक्टिविटी ऐसी है कि हम नो मैन्स लैंड में पड़े हुए। तो जब विंध्य क्षेत्र को कुछ मिला ही नहीं इस 75 साल की भारत की आज़ादी पे, इसी से तो हम कहते हैं कि हमको एक सॉवरेन स्टेट चाहिए। विंध्य प्रदेश बने और चले क्योंकि वित्तीय पावर उसके पास होंगे, रेवेन्यू की ताकत उसके पास होगी, और ये अगर पूरे मध्य प्रदेश में ले लेंगे तो हम सब कुछ करने के लायक होंगे। हर छोटी लड़ाई से ये एहसास होता है कि इसके बाद भी एक बड़ी लड़ाई बची हुई है, क्योंकि जनता के लिए कोई काम करने के लिए हमको पूरा स्टेट चाहिए होगा। स्टेट यूनिट मिलने के पहले ना आप कानून बना सकते हो। दिल्ली देखिए, कुछ भी काम करते हैं अध्यादेश आ जाता है। ऐसी स्थिति में हम भी आ जाएंगे। तो हम एक कोई आंशिक लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, हम एक पूर्ण लड़ाई करना चाह रहे हैं, जहां हम हक से जिम्मेदारी लें कि ये कहा था, ये करेंगे। हमारे पास कुछ भी कहने को ना रह जाए कि नहीं आपको ये नहीं मिला तो हम आपसे थोड़ा रखते हैं इस बात पे एतबार आपकी कि आपको ये वाकई नहीं मिला। अब ये सब खत्म कर देना है। मध्य प्रदेश एक पूर्ण राज्य के रूप में जिस दिन आम आदमी पार्टी के पास आ जाएगा, आप यकीन करिए मेरा वादा है कि इस चुनाव में अगर मध्य प्रदेश में आम आदमी की पार्टी की सरकार जनता बना दे तो अगली बार चुनाव प्रचार किए बगैर हम चुनाव जीतेंगे। इतना काम करेंगे जनता के लिए। चलिए, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर अमित जी कायम है। और निश्चित तौर पर हालांकि यह एक दूर के कौड़ी है, कहे कि वर्तमान में फिलहाल आम आदमी पार्टी जाना थी और बाकी पार्टी जानती है कि यह लड़ाई जो है सीधे तौर पर 2023 के चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। हाँ, विकल्प के रूप में जनता जरूर दिख रही है। कुछ सीट ऐसा हैं जहाँ कमोबेश स्थिति ऐसा है कि भाजपा कांग्रेस से लोग नाखुश हैं, और एक नाखुश वाले जो सीट हैं वहाँ शायद किस्मत साथ दे जाए आम आदमी के। निष्क जी, अच्छी बात क्या है कि आप कहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से है या हमारी लड़ाई कौन। आज बताइए भाजपा है क्या? आज भाजपा में इतना बदलाव आ गया है कि भाजपा ही नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समय का देख लीजिए या अटल जी के समय का देख लीजिए। अटल जी ने कहा था कि इस तरह से जुगाड़ तोड़ करने से अगर सत्ता मिलती है तो मैं उसको चीमटे से नहीं छूऊंगा। अब के नेता जो हैं, बिना नाम लिए आप समझ गए होंगे, छोटी मोटी भी सरकार चिमटी से भी निकालने पे मिले तो उसका स्वागत करते हैं, उसमें लग जाते हैं, धन बल जन बल जो भी लगे। तो भाजपा में जो भाजपा समझ करके अटल जी के समय के लोग हैं वो कितने निराश हैं, उनके पूरी टीम में कितनी हताशा है कि भाजपा की तो दिशा ही बदल गई। अब हम वो जिस भाजपा की बात करते थे वो भाजपा है ही नहीं। और कांग्रेस को देख लीजिए, और कांग्रेस और भाजपा में एक दूसरे के दलों से आए लोगों की संख्या देख लीजिए। यहाँ विंध्य क्षेत्र में 80% भाजपा कांग्रेसी भाजपा है, कांग्रेस से आए लोग हैं। तो ये दिखाने के आवरण है, ये केवल यूनिफॉर्म का चेंज है। आदमी वही है, समाज वही है, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, हम लोग से ही बहुत लोग संपर्क में रहते हैं।
तो जो जनता के मूल के लिए या जन कल्याणकारी राज्य बनाने की थोड़ी भी इच्छा राजनीतिक रहता है या उसका कॉन्शियस अगर जीवित है तो निश्चित रूप से बेहतर विकल्प की बात तरफ जाता है। आज मध्य प्रदेश हम लोग जाते हैं, किसी भी घर में ऐसा नहीं होता कोई कह दे कि नहीं मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस को वोट करूँगा, या मैं भाजपाई हूँ, मैं भाजपाई को वोट करूँगा। सब कहते हैं भैया आप लोगों का काम एकदम बहुत अच्छा है, हम आपका साथ देंगे इस बार। हम उतने घरों में पहुँच नहीं पा रहे हैं जितने घरों से हमारे लिए डिमांड आ रही है। निश्चित रूप से कुछ अप्रत्याशित होगा इस बार, सीटों का नंबर या संख्या बता देने मेरे बस की बात नहीं है, पर आप देखेंगे चुनाव में कि जो लोग वास्तविक भारत की बढ़ोतरी चाहते हैं वो एक बड़ा सा बदलाव लाएंगे वोटिंग पैटर्न में भी। तो उम्मीद करते हैं कि हम वैसा दल नहीं रह गए हैं, हम एकदम एब्सोल्यूट प्योर दल हैं और लोग हमको पसंद करें। चलिए, अपना एब्सोल्यूट प्योर के बात करी लाग है, और प्योरिटी में कहाँ न कहाँ कहा थे ना, जब दामन में दाग होए तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो। हमका लागत है सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी के हुआ घर के रिनोवेशन जो करोड़न में भा, वो कहाँ न कहाँ दामन में दाग के तरह हैं। वो हमका लागत है कहूँ ये सर्फ एक्सल के ऐड के तरह की नहीं, दाग तो अच्छे हैं। अच्छा सवाल आपने पूछा, ये सब सवाल कभी बहुत अच्छे से उत्तरित भी नहीं हुआ। देखिए, सत्येंद्र जैन साहब चिकित्सा विभाग देखते थे और मनीष सिसोदिया जी के पास बाय डिफ़ॉल्ट अपना आबकारी विभाग आ गया था। आबकारी ठेके हर राज्य में होते हैं, मध्य भारत के पूरे 29 राज्यों में होता है। अब ये स्थिति बनी कोरोना में आने के बाद कि हमने ठेकेदार को कह दिया कि 365 दिन धंधे के लिए मिलेंगे आपको, 2 दिन छोड़ दीजिए ड्राई डेज। अब कोरोना आने के बाद जनता का मूवमेंट भी बंद हो गया, उनको कितने दिन कोरोना में ख़राब हुए। अब ये प्राकृतिक आपदा थी, टेंडर डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा होता है फोर्स मेजरे, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, उसका कहते हैं कि जब कोई ऐसी ताकत जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके प्रभाव से जब धंधा प्रभावित होता है तो उसका ठेकेदार का हक होता है कि हम उसको कोई रियायत दें। जैसे मान लीजिए हम नदी का पुल बना रहे हैं, हमको 1 साल में बनाना है, अब 4 माह की बाढ़ आ गई तो बाढ़ तो ना सरकार नियंत्रित कर सकती है जो ठेका दिया, और जिसने ठेका लिया वो भी नहीं नियंत्रित कर सकता है, तो वो फोर्स मेजर हो गया। इसमें हमको निश्चित रूप से रियायत देनी होती है, ये कानून है या हक भी है। तो लिकर पॉलिसी में मध्य प्रदेश में आंदोलन उठा इसी बात का कि कोरोना के कारण इतना समय का नुकसान हुआ, तो शिवराज सिंह जी ने उनके नेताओं को नस्त नाबूद करके ख़त्म कर दिया। सैम डिस्टिलरीज के मालिक ने ये नेतृत्व किया था, उनकी हालत देखिए क्या कर दी, और दबा दिया गया। यहाँ ठेकेदारों को खुली लूट का मौका दे दिया गया, आप जितना बेचो, जैसे बेचो, जो नियम होते हैं सब छोड़ के बेचो, अपना रेवेन्यू कवर करो। दिल्ली एक बहुत सेंसिबल सरकार है, व्यवसायियों के प्रति भी जवाबदेह है, तो उसने कहा हम कुछ रिलीफ देंगे। उस रिलीफ को अन्य सरकारों ने लिकर में आप के जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्होंने तो कहा कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, न्यायपूर्ण चीज़ की गई है कि हमको कुछ रियायतें मिली हैं। अब बीजेपी ने जबरिया उसको स्कैम बना दिया। मैं कहता हूँ एक का सिक्का पकड़ के दिखा दो कहाँ है, यहाँ लगा दिया, वहाँ कर दिया, तो उनको मालूम है वो यही सब करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, पर पैसवा कहाँ गया। सीबीआई का एक फ़ोटो 10,000 रुपये लिए भी आया क्या? हाँ, 50,000 तो मिला होगा, मंत्री ने लिया होगा, एक फ़ोटो तो दे दो। 14 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं भारत में, किसी ने एक भी एविडेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी नहीं दिखाया। तो हम आज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा करा दिया, 44 लोगों को मार डाला, पर हम फैक्ट कुछ नहीं दे पा रहे हैं। हम कहते हैं हरण पंड्या जी को नरेंद्र मोदी ने मरवा दिया, हत्या करा दी, पर एविडेंस कुछ नहीं दे रहे हैं, तो कुछ होगा क्या उनके ऊपर? नहीं हुआ। जज लोया मार दिए गए, मैं कह दूं नरेंद्र मोदी जी ने करा दिया, पर कुछ एविडेंस देना पड़ेगा इन बातों को साबित करने के लिए। जब तक हम साबित करने में सक्षम नहीं है तब तो किसी को भी जेल में बंद कर दें, हमको बंद कर दें, आपको बंद कर दें। लोकतंत्र के पास, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारे पावर्स, तो कुछ ऐसा एविडेंस लेके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो एक बार पूरी भाजपा बैठ जाए। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूँ, सीजर ऑफ मनी दिखा दो, आप पैसा कहाँ लगा एक डिटेल दे दो। मैं मान लूँगा मेरी गवर्नमेंट में एक आदमी करप्ट था, अरविंद जी कितना कड़ा एक्शन लेते हैं वो भी आप देख सकते हैं। पंजाब में अपने मंत्री को जेल भेज दिया, उन्हें खुद FIR करवाई भगवंत मान जी ने। तो ये बहुत ऊंचे मानदंडों की पार्टी है अनुशासन के मामले में, खासकर आर्थिक अनुशासन का। अब बंगला अरविंद जी के लिए बन रहा है क्या? उसमें 6 मकान हैं अलग अलग। 6 मकान, अरविंद जी तो वैगन आर से चलने वाले आदमी हो, किसी भी गाड़ी से चल सकते थे, रोल्स रॉयस से चल सकते थे, क्यों नहीं चलते? वैगन आर चल, मकान भी उनको 2 BHK दे दोगे वो ले लेंगे। पर वो किसने कहा है कि अरविंद जी की पर्सनल प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। और कौन सा लिमिटेड है वो कि अरविंद जी पूरी ज़िंदगी CM रहे आएंगे, वो बंगला वही रहेंगे? आप बदल दो बंगला, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी इन्वेस्टमेंट जहाँ। और दूसरी चीज़, अभी उन इंजीनियर के बारे में भी कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पब्लिक फोरम पे नहीं आया है कि एस्टिमेट दिखा दें कहाँ आया।
वो इंजीनियर किसका था? एलजी का। एलजी कहेगा इंजीनियर क्यों नहीं ऐसा एस्टीमेट बना करके दिखा देगा? उसकी भी सच्चाई बाहर तो आ जाने दीजिए। बहुत शिकायत है, बंगला बदल दीजिए सीएम साहब का। अपना का लागत नहीं है 8 लाख के पर्दा, बहुत महंगा पर्दा है। देखिए पर्दा कितने का है, कितने पर्दे लगे और कहाँ कहाँ लगे, किसका बिल दे दिया, ये तो स्पष्ट हो जाए। अरविंद जी इस तरह के विलासिता में जीवन जीने वाले आदमी नहीं हैं। कोई यकीन नहीं करेगा कि उनके ऐसे शौक है, ना उनके जीवन शैली में दिखता है, ना उनके बच्चे में दिखता है, ना किसी में दिखता है। चलिए, तो कुल मिलाए के आम आदमी पार्टी वास्तव में अपना पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोपन में प्रामाणिकता कितनी है, यह बात की ओर जो है बात हो चाहिए। लेकिन अब बात दिल्ली के हो गए, बात मध्य प्रदेशों के हो गए, और अब कहा थे ना कि घरे के महुआ बिना न जाए, वो महुआ बिना बगारे जाए। तो अब खूब हम बच्चे बगार के महुआ बिन चुकन, अब मैं घरे के बात कैले, रीवा सीधी सतना शहडोल के बात कैले। जरूरी ऐसे है कि विंध्य प्रदेश एक बड़ा खिलखिलात मुस्कुरात अपने में गौरवान्वित होने वाला एक प्रदेश रहा, जेकर बड़े सैसव काल में हत्या कर दिया। और यह हत्या जो है आजो तक लोगन के मन में अपना की कसकत ही दिल में इतना सुकून दी जो अपना कहन के खिलखिलाता एक प्रदेश हत्या कर दी गई। इस बात को सुन के ही मेरे दिल में बहुत सुकून पहुंचा है। कम से कम समझ तो रहे हैं लोग कि क्या हुआ। देखिए 52 से 56 तक ये स्टेट बना रहा, इसके बजटरी एलोकेशंस देख लीजिए, पूरे 6 साल बढ़ोतरी पे था। ये बढ़ता प्रदेश था, वाइबल प्रदेश था और एक कल्चरल या भौगोलिक कंप्लीट यूनिट थी। और ये विलक्षण जगह बनी है प्रकृति की देन से। देखिए चारों तरफ पहाड़ हैं बड़े, पूरे 1000 साल के इतिहास का अगर रेफरेंस दें तो कोई फॉरेन पावर, कोई विदेशी ताकत यहाँ के शासन नहीं की, कभी गुलाम ही नहीं रहा 1000 साल से। आप कहते हैं कि हम क्यों इतनी उम्मीद रखते हैं? राजनीतिक प्रयोग के लिए भी आप देखिए कि जब भारत में कांग्रेस का बोलबाला था, इस यहाँ समाजवादी लोगों का गढ़ था। ये समाजवाद के ही नेता, उसी विचारधारा के नेता यहाँ पढ़े, पदाधिकारी भी रहे। बसपा आई, एक नया प्रयोग लगा गरीबों को, उनने बसपा को अपनाया, पहला भारत का सांसद दिया। हम आएंगे या कोई ऐसी नई विचारधारा, ये पॉलिटिकली बहुत फर्टाइल इसलिए है क्योंकि यहाँ के आदमी का चिंतन मुक्त है, गुलामी से मुक्त स्वचिंतन है यहाँ का। और यहाँ भारत में के विकास के अनुपात में विंध्य में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं आया। एक 1860 में अंग्रेज भेजा गया था यहाँ, जब 1857 वाली क्रांति के बाद, कि ये एरिया क्यों इतनी एक्टिविटी वाला है। तो इसका पिछड़ापन बताया गया था। इसका कारण कि यहाँ किसी का गवर्नमेंट का प्रेजेंस ही नहीं, इसलिए उनका केंद्र बन रहा है उनकी एक्टिविटीज़ का। कारण बताया कि ये कुछ अफ्रीकी इलाकों से भी पिछड़ा है जी, जो आज विश्व में गरीबी का कलंक माने जाते हैं। सोमालिया हो गया, चाड हो गया, अफ्रीकी देश जहाँ बहुत कम रिसोर्सेज हैं, सैनिटेशन तक आज तक आदमी को नहीं आता वहाँ पे, उससे तुलना करी गई थी। प्राकृतिक संपदा से आप भी वाकिफ़ हैं, पूरा विंध्य घूमते हैं, हम भी घूमते हैं। ये एक इकाई चल जाती, राजनीतिक साजिश के कारण हमसे नागपुर ले लिया गया। नागपुर आज कहाँ पहुँच गया। फिर सबसे बड़ा उदाहरण 2000 में छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हमारा हिस्सा हमसे लिया गया, अब वो कितना आगे चला गया है और हम कहाँ पीछे रह गए। तो ये तो निश्चित रूप से एक अपराध ही हुआ विंध्य क्षेत्र के साथ। यही मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि आज सबको अगर विंध्य प्रदेश एक राज्य में कंप्लीट यूनिट मिल जाए तो आपकी विकास की गति गुणा 10 हो जाएगी। आज नहीं, संभावना यदि एक बात की जाए कि ठीक है भौगोलिक स्तर में ठीक है विंध्य बड़ा सशक्त है, समृद्ध है, लेकिन कानूनी दांव पेच का कहते का लागत है। विंध्य प्रदेश के कल्पना जो है वास्तव में ड्राफ्टिंग जो हो चाहिए का संभव है। कहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये कोट रहा कि छोट राज्य जितने हो ही उतना विकास विकसित हो सकते, विकसित हो पक्ष धर रहे हैं। तो का यह कानूनी दांव पेच में यह संभावना कितनी है? देखिए इसमें दरअसल ये कानून संबंधी या राजनीति संबंधी चीज़ों से इसको सोचना ठीक नहीं है। इसको छोटी इकाइयों को विकसित करने के मार्ग में जो चिंतन होता है कि पूरे देश को कैसे बड़ा कर लें या कैसे प्रगतिशीलता की गति में हम गुणांक में बढ़ें आगे। विंध्य को एक यूनिट के रूप में अगर बनाया जाए जैसे बनाया गया था, तो एक इकोनॉमिक कंप्लीट यूनिट है, पॉलिटिकली कंप्लीट यूनिट है, एग्रीकल्चरल जोन और क्लाइमेट जोन के हिसाब से एक कंप्लीट यूनिट है, और ये स्वतंत्र चलने के लिए, आज़ाद मन के लिए बहुत फर्टाइल लैंड है। यहाँ आप सांस्कृतिक विकास देखिए कितना हुआ। बीरबल तानसेन जी दोनों यहाँ के थे, अकबर की पैदाइश यहाँ हुई थी,
तो अगर उस समय अकबर पूरे हिंदुस्तान के महाराजा थे तो विंध्य का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें। अकबर की सोच का जो पहला थॉट उसके दिमाग में था वो विंध्य से पैदा हुआ था। तो पूरी अकबर द ग्रेट कहे जाने लगे क्योंकि उनकी समझ जो थी वो उनके दिमाग में विंध्य से बढ़ी थी। तो ये राज्य आज भी सभी तरफ से, यहाँ खेल बहुत था। मैं बताऊँ आपसे, 1934 में यहाँ नेशनल गेम्स हुए थे ब्रिटिश के टाइम पे, उसमें पोलो एक रेगुलर स्पोर्ट्स था। खेल में विंध्य हमेशा बहुत आगे रहा। आप सुनते होंगे कहीं से पहलवान आए, विंध्य पसंद आ गया। फुटबॉल यहाँ बहुत बड़ा खेल था, अन्य खेल बहुत प्रचुर मात्रा में थे। सांस्कृतिक रूप से हम लोगों ने अपने जीवन काल में देखा है कि महिलाएं कोई काम करना चाहती दिन में, करने जा रही हैं तो वो गाना गाते गाते काम करती थी। यहाँ का खाना, यहाँ का अनाज, यहाँ के मसाले, सब मामलों में ये कंप्लीट था। और आर्थिक रूप से वही क्षेत्र विकास कर सकता है जिसकी ये जो स्ट्रक्चरल बेसिस कहते हैं जिस चीज़ को, खाना, प्रकृति, खेत और एक बेसिक घर को चलाने वाली जो अम्यूनिटीज़ रहती हैं पूर्णता में थी, तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। तो अगर राज्यों के विकास का कोई चिंतन हो, जनता के विकास का कोई चिंतन होगा तो उसका ये बड़ा प्रमुख बिंदु है, उससे हम इसको आगे ले जा सकते हैं और ये साल भर में ही रिजल्ट दिखने लग जाएगा। आज भी देखिए, जैसे अगर विंध्य की बात कर लें पॉलिटिकली, आज लोगों ने बीजेपी को तय किया कि बीजेपी को दिया प्राथमिकता, बीजेपी के लोग हैं। फिर एक बार कांग्रेस को देती है सारी सीटें। मतलब कुछ एक रूपता पूरे विंध्य में पॉलिटिकली भी है और सबका पूरे क्षेत्र का चिंतन एक जैसा है। मतलब कहते हैं ना अंग्रेजी में कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक तरह के पंखों के पक्षी एक तरह से उड़ते हैं। तो ये बात पूरे विंध्य के साथ, तो वो तो किसी भी माध्यम से देखेंगे तो एकजुट इकाई दिखती है और आर्थिक आउटपुट अब लेने की ज़रूरत है। तो मुझे तो पूर्ण दिखती है। सरकारों को निश्चित रूप से एक जल्दी से कोई कमीशन बिठाना चाहिए। अभी गृह मंत्री सोच रहे हैं यूपी को कई और भागों में बांटने के लिए। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ है। तो विंध्य के जो अपना से हमार बात हो रही है, का लागत है आम आदमी पार्टी विंध्य खातिर कितनी जो है वो के अंदर शिद्दत से या विंध्य का बनावे चाह रही है, या अपना के जब कबो बात भय हो शीर्ष नेतृत्व से या फिर औ केहू से तक विंध्य का लेके उनकर पचन के का मानसिकता है आम आदमी पार्टी के प्रमुख। जब आम आदमी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया तो गोपाल राय जी अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनसे यही बात हुई कि वर्तमान में तो हम विंध्य के आंदोलन में लगे हुए हैं, विंध्य को एक पृथक राज्य बना लेना है। तो उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है, बनने ही चाहिए। तो वैचारिक रूप से तो हम पहले दिन से ही क्लियरली कहना चाहते हैं कि अगर कोई छोटे राज्य की अवधारणा है तो उसको पूर्ण करना चाहिए। तो मैं आपके साथ हूँ। आम आदमी फुली कमिटेड है कि अगर विंध्य क्षेत्र को एक राज्य बनाने के आंदोलन में आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा रहेगी। और जैसी ऐसी स्थिति में आती है, देखिए तो राज्य और केंद्र का दोनों का मामला है। बनाने का अधिकार केंद्र को है और न इधर प्रस्ताव बस मध्य प्रदेश सरकार दे सकती है। तो प्रस्ताव अगर आम आदमी पार्टी इस कैपेसिटी में आती है तो प्रस्ताव निश्चित भेज देगी, पहला दिन ही भेज सकती है। अब ये निर्भर करता है केंद्र पे। हम लोगों ने जो अभी ये अपना समिति विंध्य क्रांति महासंघ बनाया था तो लगभग 22-23 विंध्य के जो विधायक हैं, भाजपा के भी विधायक थे, पूर्व विधायकों का, सबका तय हुआ कि हम एक 20 विधायकों का दल लेकर के अमित शाह जी से बात करते हैं। और वो स्थिति बनती ही गई। इतने में अपने मैहर से हमारे एक साथी अपना पृथक मार्ग में चले तो बीजेपी के अंदर माहौल सा खराब हो गया। इस मांग को उठाना एक बगावत का उद्गार जैसा मान लिया गया, तो थोड़ा बिखराव हुआ उससे और दोबारा उन पे इतने तरह से उनको रोका गया कि लोगों को लगा कि अभी थोड़ा ठीक नहीं है विंध्य की बात कर देना। तो भाजपा के नेता भी पीछे हो गए। हालांकि रीवा का कोई भी नेता जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है वो ऐसा नहीं सोचता कि विंध्य ना बने, ना कोई युवा ना कोई नागरिक सोचता है कि विंध्य बने। विंध्य के पक्ष में सब हैं। एक मजबूत आंदोलन जो दिल्ली पहुँचे, अगर 1 लाख लगभग की तादाद में लोग दिल्ली बैठ जाएं जंतर मंतर, तो ये हमारे सपने आगे बढ़ने लग जाएंगे। चलिए, तो नारायण त्रिपाठी जैसा एक व्यक्ति के अपना चरित्र चित्रण बड़े कम शब्दन में कह दिया कि उनके आय से विंध्य के या जो कारवा रहा जी, या बनावे के या फिर सजोवे के या फिर कुछ कही कि हमरे अपना के अंदर जो आगे रही ओका एक सही उपयुक्त सिगड़ी तक पहुँचावे के वह मार्ग में अवरोध पैदा कर दिहन। और या कहूँ न कहूँ बड़े दमदारी से ये बात कहा थे कि हम विंध्य खातिर करे चाहिए थे 30 सीट हमका दे दी, हम 2024 में विंध्य बना दे। का इतना कुछ आसान है? नारायण त्रिपाठी का लेके अपना के स्पष्ट विचार का है।
देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में विचार देना मैं उचित नहीं मानता, कभी व्यक्ति की बात नहीं करता उनके हूं। सोच के काफी सोच पर देखिए, ये संभव ही नहीं है कि कोई एक राजनीतिक दल का जुड़ा व्यक्ति इस आंदोलन को कर ले जाएगा। ये जनता का आंदोलन है, अब वो राजनीतिक दल से अलग सोच के बाद ही ये संभव है। इसमें कांग्रेस के लोग भी चाहिए, इसमें भाजपा के भी चाहिए, सपा के चाहिए, हर राजनीतिक दल का सहयोग लगेगा, हर नागरिक का सहयोग लगेगा। बल्कि ये नुकसानदायक है कि कोई राजनीतिक दल से जुड़ा आदमी ऐसी बात कर दे, उसकी मौलिकता और उस मुद्दे का दुरुपयोग सूंघने लग जाते हैं लोग, तो उसका अच्छा नहीं। उनको लगता है कि किसी तरह से ये सत्ता से जुड़ा मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जनता की आवाज़ को के पीठ पीछे या उसको कंधा बनाकर उपयोग करना चाहते हैं। ये गलत है। लोगों को आज राजनीतिक लोगों पे की नीयत पे बहुत डाउट है। जनता पॉलिटिकल आदमी को विश्वास नहीं करती अब समाज में, और यही अविश्वास के कारण मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको भी विंध्य बनाना होगा उसको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक किनारे करके मिट्टी का काम कर रहे हैं, माँ का काम कर रहे हैं ऐसा मान के निकलना पड़ेगा, तभी विंध्य की अवधारणा पूरी हो पाएगी। यही मैं सभी राजनीतिक व्यक्तियों से नारायण त्रिपाठी जो कहते हैं कि विंध्य जनता पार्टी हम बनाएं बीजेपी, और वह लगभग 30 सीटन बघेलखंड में मतलब अपने यह हिस्सा में लड़ी चुनाव, और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सन के कुछ जगह के नाम ले रहे हैं जहाँ कहीं कैंडिडेट चिंतन विहीन कार्य है। दरअसल इस ऐसा सोच के पीछे चिंतन नहीं किया गया, कोई रिसर्च नहीं है, कोई गहराई से जांच नहीं है। वो राजनीतिक रूप से बहुत सफल व्यक्ति, चुनाव जीतना उनको आता है, और यही भाजपा की मजबूरी है कि ना उनको निगल पा रही है ना उगल पा रही है, क्योंकि उनकी ज़मीन मजबूत है। मैहर में उनको किसी को हरा लेना बहुत कठिन है, पर वो कंफ्यूज्ड इस बात पे हैं कि इस आंदोलन की जो आकार है, मतलब मैग्नीट्यूड है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी तासीर नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें एक पार्टी जातिगत या मतलब पार्टीगत दल से हट करके आपको एक तपस्या लगेगी, आपको ऊपर जनता विश्वास करे, आपको ऐसे चरित्र का होना पड़ेगा। राजनीतिक दांव पेच खेल, यहाँ का वहाँ, वोट बैंक, ये सब चीज़ों से तल्ख सोचना पड़ेगा। और कोई उतना सक्रिय राजनेता जितने नारायण जी हैं, उतना सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति ऐसे आंदोलन के लिए चलाने के लिए मुख्य चेहरे के रूप में उपयुक्त नहीं। तो ये विंध्य की पार्टी बनाए, स्वागत अच्छा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बना मुक्ति के लिए, पर जब तक जनता को एतबार नहीं हो जाता कि फलाने ग्रुप ने ईमानदारी से माई मिट्टी के लिए काम किया, तब तक जनता आपके साथ नहीं आती। चलिए, तो कुल मिलाए कि अब सफ़र जो है सतना के मैहर तक पहुंच चुका है। दिल्ली, भोपाल, सतना, बात रीवा के की जाए। ज़रूरी ऐसे है कि रीवा एक तरीके से देखा जाए तो पूर्व में विंध्य के राजधानी रही, और यह राजधानी अपने में एक व्यवस्था के ऐसा शिकार है जौने में वास्तव में कहे कि अभी अपना के एक खबर रही, अमित जी के खबर है, सिविल लाइन में कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं। वास्तव में पर्यावरण हमारे अपना खातिर उतने ज़रूरी है जितना हम पचे ऑक्सीजन के जो है मांग करी थे। हालांकि ऑक्सीजन के दर्द सब जानी, ये कोरोना आवा था, नहीं ऑक्सीजन तक को जानता ही नहीं रहा, लोग ऑक्सीजन का मजाक माने रहे, मगर जब नहीं मिल रही अस्पतालों में ऑक्सीजन, तब कऊ में तड़फड़ा रहे लोग, तब फिर पर्यावरण के ध्यान आवा। लेकिन आज वो पर्यावरण के मजाक बन रहा है। रीवा में कंक्रीट के जंगल तक खड़े किन जाल लगे, लेकिन प्रकृति के जंगल नष्ट किन जाल है। एक बड़ा सवाल है, कंक्रीट के जंगल रीवा में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनका लोग विकास के तौर पर देखा थे, का मानित है कि यह विकास है या विनाश है? इस सवाल पे आने के पहले आपने जब ये सवाल शुरू किया तो उन्होंने कुछ पुरानी बातों की जिक्र की। सिविल लाइन्स पुराना था। रीवा एक बहुत गहरी राजनीतिक दिशा के कारण का जो विभाजन हुआ, देखिए रीवा विधानसभा में आज राजघराने का राजनीति में इतना प्रेजेंस है कि राजेंद्र शुक्ला जी के बिल्कुल संज्ञान में है कि अगर कोई आदमी उस परिवार से रीवा का चुनाव लड़ता है तो उनके लिए वही एक रोड़ा है। उनकी पहचान मिटा करके रीवा को एक नई पहचान देने की कश्मकश है। आज 75 साल के आज़ाद भारत में वेंकट भवन की पुताई नहीं हो पाई। जहां 1857 के सेनानी शहीद हुए, उन जगहों को कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं। रीवा की विरासत जब तक पुरानी विरासत मिटाई नहीं जाएगी तो राजनीतिक महापुरुष नहीं क्रिएट होगा।
तो विंध्य पुरुष, विकास पुरुष की ये टाइटल राजेंद्र शुक्ला जी की राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसलिए पहला उनका उद्देश्य है राजनीतिक पहचान को, पुरानी पहचान को ख़त्म कर देना और उसके ऊपर नई पहचान को थोप देना। अब मुझे बताइए कि जितना भी सिविल लाइन है, एक 40 माले की एक बिल्डिंग जितने में ऑडिटोरियम बना है, पूरी सिविल लाइंस को उतना ही स्पेस रहने के लिए दे सकती है। तो ये हॉरिजॉन्टल विकास क्यों हो रहा है? जो नया विकास सीमेंट वाला है उसको वर्टिकल ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ 40 माले कब बनाओगे? 100 साल बाद। आज मुंबई में देख रहे हो, दिल्ली में देख रहे हो, वो विकल्प है जनता के लिए। हमारे पास शहर के अंदर ज़मीनें कम हैं, तो ये G+4, G+5 ये बिल्डिंग्स बना कौन रहा है? ये तो चिंतन विहीनता है। अगर हमको 100 माले की बिल्डिंग चाहिए, 100 माले की बनाइए आप। पूरा सिविल लाइंस एक मल्टीप्लेक्स में, जो कि एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जो कम से कम 30 माले के ऊपर हो, पूरा सिविल लाइंस आ जाएगा। अब सिविल लाइंस में पार्क कैसे बना रहे हो? ये सरकार की सोच की मैं बात कर रहा हूँ। पेड़ काटकर कौन सा पार्क बनाया जाता है? बताइए कैसे ये इंजीनियर किसी बात से संतुष्ट हो जाएगा? इको पार्क बना टापू में, पूरी इकोलॉजी एक बार ख़त्म की गई। मेरे पास फोटोग्राफ है, सारा चारा से लेकर के सारे पेड़ काट दिए गए, 3-4 छोड़ के। तो वहाँ की जो इकोलॉजी थी वो तो ख़त्म हो गई। तो इको पार्क कैसे बन जाएगा? बोगनवेलिया के पेड़ से बनेगा कि कनेर के पेड़ से बनेगा? वहाँ वो लैंड कभी छुआ ही नहीं गया। 1000 साल से मैंने तो उसमें कोई काम नहीं करते देखा। उसके भूमि स्वामी माखन को भी जानता हूँ, कभी खेती तक नहीं करी। तो नदी से लगे लैंड के कानून होते हैं, वो वाटर बॉडी का एक हिस्सा है। पानी उफान पे आता है उसमें आज भी जितना कानून बना है वो अपराध है उस लैंड को छू देना भी, क्यों? नदी की प्रॉपर्टी है, दरअसल मानव की प्रॉपर्टी नहीं। तो नदी के अंदर की प्रॉपर्टी को हम कैसे विकास का मॉडल, लोहे के पुल बन रहे हैं, और वो इसलिए कि बहुत दिखता है। वो रीवा कोई भी आएगा 2 सड़कों के बीच से ही आता है, तो बहुत दिखता है, इसलिए यहाँ विकास दिखा दो। वहाँ ना टेम्पल्स का ध्यान दिया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हिंदुस्तान में, वाटर कंजर्वेशन के, वाटर बॉडीज़ के कंजर्वेशन के एक्ट हैं, सबको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया। कोई कानून माना ही नहीं गया जो एक आदमी का है कि ये ज़मीन में मैं अपने हिसाब से कोई सिस्टम बना रहा हूँ। उसके बाईं साइड पुल के वो फिर भी 5-7 एकड़ का एक और चेक बचा हुआ है, वो उन्होंने किसी और के नाम से खरीद के वहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं। आरटीओ ऑफिस एक घाटों का सीरीज़, जैसे हम लोग बनारस में 80 घाट देखते हैं ना, उसके एंड में पार्वती घाट है, कहीं शिव घाट है। तो इन घाटों को तो आप जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया, उसके कानून है कि उनके 200 मीटर के आसपास कोई निर्माण नहीं कर सकते आप रीवा में एक हेरिटेज की बिल्डिंग बता दो जिसको आइडियली कानूनों के हिसाब से कंजर्व किया गया हो कि ये विरासत। सुप्रीम कोर्ट रीवा में, पुलिस का हेड रीवा में, फॉरेस्ट का हेड रीवा में, पूरे राज्य के लिए की बात कर रहा हूँ। जो शहर आज से 75 साल पहले इतना काबिल था कि पूरी तरह की सत्ता, और राज टाइम्स में तो सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट अथॉरिटी प्रेसिडेंट भी रीवा में रहता था। किसी को सज़ा हो गई तो माफ़ भी कर सकता था और किसी को सज़ा दे भी सकता था। जिस जगह ने इतना यूनिफाइड पावर देखा है और उस पावर के अंदर विकास हुआ, रीवा मुझे लगता है विश्व में पहला ऐसा जगह होगा जो कानूनी रूप से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 23 का अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं। उसका तब का कानून क्या था कि जो आबादी की लैंड नहीं है वो पूरे फॉरेस्ट की लैंड, इसलिए इतना हरा भरा था। बहुत लोग मिल जाएंगे रीवा में जो आपको बताएंगे कि स्टेचू चौराहा से किले के बीच में टाइगर मूवमेंट्स देखे लोगों ने जो आज जीवित, बहुत उम्र नहीं उनकी, 80 के अंदर की उम्र होगी। तो रीवा ग्रीन कितना था और अब रीवा की स्थिति का, ये अमैया नाला जो अपन बाणसागर नाले से कहते हैं, उसमें हम खुद नहाए हुए हैं, उसमें तैरे हुए हैं, खेले हुए हैं, और घाटों पे महिलाओं को चावल पका करके उसी पानी से खाते देखा है। आज उसमें एक नेता उंगली नहीं डुबा सकता। विकास राज्य का या देश का ऐसा नहीं होता है कि कोई एक हिस्सा हमारा बहुत बड़ा हो गया, वैसा हो जाएगा कि हमारा बायां हाथ 8 फीट का हो जाए और दायां हाथ 1 फीट का हो जाए। नहीं, उसका पर्यावरण, उसकी प्रकृति, उसका पानी, उसके जानवर, उसका कल्चर, उसकी चिड़िया, सब कुछ वैभवशाली हो, सब कुछ विकसित हो, सब कुछ अच्छे से पोषित हो, ये राज्य की अवधारणा। अब कंक्रीट के जंगल बना देने से, देखिए जितने भी फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, ये पॉलिटिकल नैरेटिव दिखाना चाहते हैं। 3 फ्लाईओवर, 4 फ्लाईओवर 5 किलोमीटर के अंदर बना दिए गए। इनसे होगा क्या? किसी ने ट्रैफिक स्टडी की क्या? मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि आपके साथ बैठ के एक वीडियो बनाऊँगा, और जो कॉन्सेप्ट है ट्रैफिक का, वो दरअसल पानी के फ्लो से उसकी एनालॉगी बनाई जाती है। उसके हिसाब से नया फ्लाईओवर वायबल ही नहीं है। मैं तो उस इंजीनियर को चैलेंज करना चाहता हूँ जिसने ये डिज़ाइन किया है। वो इंजीनियर भी आजकल राजनीतिक दबाव के हिसाब से डिज़ाइन कर देता है। लोगों की आवागमन की गति इस फ्लाईओवर में 5 गुना धीमी हो जाएगी जो सिरमौर चौरस। अब 90 डिग्री में कहाँ आपने देखा 2 फ्लाईओवर मिलते हुए?
हर गाड़ी का टर्निंग रेडियस होता है, कितने देर में गाड़ी घूमती है। ट्रक होगा तो ज़्यादा दूरी ले लेगा। तो एक ट्रक को आप चला करके देख लो ना, वो घूमेगा तो पूरा फ्लाईओवर एक बार बंद होगा। 32 करोड़ 35 करोड़ ये उन जगहों में डाल देते हैं कि केवल विकास दिखे। नीचे आपको क्या करना है, इसमें नीचे मंडी बना दी फल की या सब्जी की, पार्किंग की, चौपाटी बना दी और ऊपर फ्लाईओवर बना दिया। तो चौपाटी 34 करोड़ की क्यों बन रही भैया? चौपाटी एक खुली जगह में बना दो, 1 रुपया नहीं लगना है, पेवर ब्लॉक्स नीचे लगवा दो, पानी की टंकियाँ बनवा दो। तो विकास भी ऐसा नहीं हो रहा कि जो विकास जानता है, विकास को समझता है, वो कुछ कह सके कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ। और रीवा में जनता के मन का कौन सा काम हुआ? क्या वार्डों में हर आदमी अपने जीवन का रोज़ कम से कम 1/8 हिस्सा सब्जी खरीदने में बिताता है? मोहल्ले में मंडियाँ क्यों नहीं हो सकती? एक वकील मान लीजिए सुबह 11 बजे जाता है कोर्ट और 11 से 4 बजे तक काम करता है, पूरा परिवार चलाता है। उसके पहले 1 घंटे वो केवल सब्जी लेने जाता है। तो सब्जी जो आदिकाल से बिक रही है मंडियों में, उसकी कोई व्यवस्था बनाई क्या हम लोगों ने 100 साल या 80 साल में? जब सब्जी मंडी नहीं विकसित कर सकते। मच्छर हमारे भारत में आज़ादी की सबसे बड़ी समस्या थी। कोई मच्छरों पे बात करता है क्या? हर परिवार का हर कमरा 10-15 रुपये का मच्छर को भगाने का एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो कामों में जनता की समस्या पे वाकई किसी का ध्यान नहीं जाता। कोई 500 की योजना ला दिए, वो चलेगी कैसे? सुपर स्पेशलिटी बनाई, डॉक्टर्स कहाँ हैं? संजय गांधी का क्या मैनेजमेंट है देखते हैं। संजय गांधी देखिए मिस मैनेजमेंट का वो राष्ट्रीय लेवल का उदाहरण बन गया है। आपने डॉक्टर्स ला दिए, मशीनें नहीं चल रही हैं। मशीनें कब की हैं, कैसी हैं, कितने लोग को इलाज कर रहे हैं, कितना आदमी संतुष्ट है उस इलाज से? पुलिस से कौन संतुष्ट है? आप भारत में सर्वे करा के देखिए ना, मध्य प्रदेश में सर्वे करा के देख लीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट को लोग कहते हैं कि बहुत विकसित कर रहे हैं, पर पुलिस विभाग से कौन संतुष्ट है इसका सर्वे कर लीजिए। 1 लाख आदमी में 2 आदमी भी अगर कह दे, अगर वो पुलिस वाला ना हो, कि मैं पुलिस विभाग से संतुष्ट हूँ, तो जो भी हमारे काम है, हम खेती में क्या काम कर पा रहे हैं, पुलिस में क्या कर पा रहे हैं, जुडिशियरी में क्या कर, कमिश्नर कोर्ट में 1 साल में केवल 2 पेशियाँ मिलती हैं। और अगर अधिकारी महोदय जिनको जजमेंट करना है, वो अगर एक बार चले गए तो 1 साल में 1 पेशी। और अपील के प्रावधान, तहसीलों का जो न्यायालय की व्यवस्था है, मतलब राजस्व न्यायालय एकदम फेलियर से, जनता के साथ या विवादों के संख्या में उसके अनुपात में कोई समाधान ही नहीं है। तो सिस्टमिक चेंजेस करने हैं, ना कि फ्लाईओवर दिखा करके वोट मांग लेना। कितने भी आप उस फ्लाईओवर के ऊपर 5 मंजिलें बना दो ना, जनता को तो कोई रिलीफ नहीं हो रही। नेता जीतता जाएगा, यशस्वी होता जाएगा, पर उसके घर में और उसके जीवन शैली में कितना परिवर्तन आएगा, कितना सरकार का योगदान होगा, ये देखने की बात होती है विकास में। जी चलिए, तब विकास का लेके बड़ा मतलब एक अपना के द्वारा बात कही गया, निश्चित तौर पर सोचे का तो पड़ी, आज नहीं तो कल सोचे को पड़ी। कोरोना के 3 लहर आए के बाद 3 ठे नई लहर आई, तब सोचे को पड़ी, मगर सोचे को पड़ी। प्रकृति उतनी जरूरी जितनी हम अपना के सांस जरूरी, जितना यह शरीर के आत्मा जरूरी, वह में प्रकृति जरूरी। और प्रकृति है, और बात जैसा एक बड़ी अच्छी बात अपने के द्वारा कही गई कि जरूरत काहे के ही और काम कहाँ हो रहा है। व्यवस्था जो व्यवस्था में तब्दील हो गई ही, जो आम जनता से सीधी जुड़ाव है रखा थी, जो उनके कहा जाए कि जीवन के एक अहम अंग बन जाती, जबकि वह एक महज छोटी सी दिक्कत जेका यदि शासन प्रशासन सरकार चाहें तो बड़ी जल्दी तरीके से ओका निराकरण हो सकता है। लेकिन जीवन भर अदालत में एक ठे सुनमे भयन की तारीख पर तारीख और घोड़े के चप्पल घसरिया थी लोगन के। तो मतलब कुल मिला की है कमोवेश स्थिति है देश के और प्रदेश के, जो वास्तव में सोचे मजबूर कर रही थी। अब ये बताइए, लोकसभा प्रभारी हैं अपना रीवा के, 8 विधानसभा हैं, क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी के 8 विधानसभा? देखिए, आम आदमी पार्टी अब बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है। पहले आंदोलन से वॉलंटियर्स आते थे और पार्टी उन्हीं वॉलंटियर्स के हिसाब से काम करके कहीं बढ़ जाती थी। दिल्ली बहुत जागरूक जगह है, दुनिया मतलब पूरे हिंदुस्तान से पढ़ा लिखा आदमी दिल्ली आता है अपने भविष्य को और ग्रूम करने के लिए, पर रीवा ऐसी ज़मीन नहीं। एक स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है पार्टी में, और वो स्ट्रक्चर नीचे बूथ तक का हो। वो स्ट्रक्चर बनने का काम हमारा लगभग 40% पूरा हो गया। 2 और मान लीजिए लेयर्स बची हुई हैं। जब हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हम पार्टी में कुछ जो पार्टी मेंबर्स हैं वो संगठित रूप से पूरे बूथ से लेकर ऊपर तक कोई आवाज़ कोई बात उठाने में सक्षम हो जाएंगे। वो हम जून एंड तक वो व्यवस्था कर लेंगे। फिर जो हमारी शुचिता की राजनीति रही है, ईमानदारी की राजनीति रही है और नियत की राजनीति रही है, उस पर हमको विंध्य में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हम कोई उबाल अचानक ला करके या कोई बहुत बड़ा फिगर लगा करके तुरंत बदलाव कर देंगे, राजनीति की तासीर नहीं। हम बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप वाइज चल रहे हैं और नवंबर की डेट हमें दिख रही है
145 दिन लगभग बचे हुए हैं। ये 40 दिन के बाद आम आदमी एक ताकतवर जनता की पसंद के रूप में उठेगी। नहीं चलिए ठीक है। एक बड़ा जो छोट पार्टी है, छोटे से हम कहे कि देखिए संख्या जेके लगे है वह बड़ा है और जेके लगे संख्या नहीं है वह छोट है। छोट पार्टी मान ली के लगातार ये आरोप लागत है कि अपना पंचे जब बीजेपी वाला टिकट नहीं पाइस, कांग्रेस वाला टिकट नहीं पाइस, तब फिर वो समाजवादी हेरत है, बीएसपी हेरत है, आम आदमी हेरे लागत है। तो कुल मिला के एक टिकट खरीदी बिक्री या फिर पता नहीं का होता है। अब अपना पचे संगठन वाले हैं तो ज़्यादा अंदर से सरलता से आपको ये बात समझाऊंगा कि अगर शहर में आप जाएंगे, आपको दांत निकलवाना है तो आप डेंटिस्ट ढूंढेंगे। काम के हिसाब से प्रोफेशनल्स की सीमा और संख्या हमेशा तय है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढेंगे, 10 मिलेंगे, उन्हीं 10 में से एक को लेना पड़ेगा। आपको भूमि खरीदनी है तो भूमि के जो खरीद बेच करने वाले हैं वो उनकी संख्या तय है और रजिस्टर्ड है। हर प्रोफेशन का, हर काम का करने वाला आदमी एक्सपर्ट समाज में उतना ही है। हम राजनीति करने जाएंगे तो हमको उतने ही लोग मिलेंगे जो राजनीति करते हैं। जिसको राजनीति आती ही नहीं है उससे कोई मिलेगा क्यों जिसको राजनीति करनी है। तो समाज में नेतृत्व करने वाले लोगों की संख्या सीमित है, उन्हीं से सभी पार्टियों का काम चलता है। देखिए, पार्टी कोई अलग से चीज़ें पैदा नहीं करती, पार्टी समाज से ही सभी चीज़ें लाती है। और समाज में जो काम करने का जो एक्सपर्ट है वो उतना ही है। तो पॉलिटिकल समाज, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपने समाज पे निर्भर करती हैं। हमको भी समाज का ही आदमी चाहिए। और यहाँ तो आइडियोलॉजी के प्रति भी लोग कट्टर नहीं हैं। ये बात भाजपा पे भी लागू है, कांग्रेस पे। कांग्रेस का 35 आदमी बिक जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला करके, ये इस प्रदेश का एक आदमी कल्पना नहीं कर सकता था। तो राजनीतिक मजबूती या चिंतन या विचारधारा जैसी बात मध्य प्रदेश में नहीं। तो आम आदमी उसे समझौता कह रही है। पार्टी को केवल ईमानदार, राजनीति आती हो पर नीयत का अच्छा आदमी हो। 3-4 क्राइटेरिया हमारी, करप्ट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। कैसा तय करी थे करप्ट या करप्शन वाला भाग कैसा तय करी थे? देखिए, बड़ी सीधी चीज़ें हैं जिसके ऊपर प्रकरण ही नहीं है। और समाज की जानकारी पुलिस की जानकारी से बड़ी जानकारी। पड़ोसी से भी बात करते हैं, उसके जानने वालों से भी करते हैं, उसके परिवार से भी करते हैं, सर्वे में पूछते हैं कि इस आदमी का आय का स्रोत भी समझते हैं, किस चीज़ से पैसे कमा रहा, नैतिक कमा रहा कि अनैतिक कमा रहा। अभी तक जितना संगठन बना है, एक अनैतिक रास्ते से पैसा इकट्ठा करने वाला आदमी बता दीजिए टिकेगा नहीं। बेरोजगार चल जाएगा, निर्धन चल जाएगा, मास्टर चल जाएगा, कोई भी अच्छी नीयत का अच्छा काम करने वाला आदमी चल जाएगा। पर खराब नीयत का, पैसे के स्रोत जिसके समझ में हो, पार्टी में नहीं टिक सकता। चलिए, तो पैसा लेन देन के टिकट ना बांटी आम आदमी। कोई एक एविडेंस दे दे, पूरा राजनीतिक जीवन 1 मिनट में बंद कर दूंगा अगर पैसे का कोई भी चलन टिकट के संबंध में दिख जाए। ये पार्टी ये सब स्वीकारती ही नहीं है, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नो है। कोई भी आदमी पैसे के दम पे आम आदमी का टिकट कहीं भी नहीं खरीद सकता। चलिए, तो कुल मिला के एक बड़ी बात आम आदमी पार्टी की ओर से कि टिकटन का बांटे में बड़ा संवेदनशीलता के प्रयोग की जाइए। उस संवेदना के साथ सलगी चीज़न का वस्तु स्थिति का चेक की जाइए। उसके बाद एक सही व्यक्ति का जो है पार्टी के उम्मीदवार बना बाजी। 8 विधानसभा में कितने में लागत है कि आम आदमी पार्टी के जो है ध्वज फहराए सकत? 2 बातें इम्पोर्टेंट है। एक तो लड़ाई का समीकरण जब तय हो जाएगा तो हमको, मेरी समझ में अभी आ रहा है कि 5-6 सीटें ऐसी हैं, 5 सीटें कम से कम, जिसमें दोनों पार्टी की कोई पकड़ ही नहीं। तो हम उन सीटों को जरूर टारगेट करेंगे ताकत से। और अभी से समझ में आ रहा है कि कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां ना कांग्रेस का प्रभाव है और ना भाजपा का प्रभाव। भाजपा के तो उनके खुद के सर्वे में मात्र 2 सीटें दिख रही हैं जो कंफर्टेबल है। एक सिरमौर और एक रीवा को लोग कंफर्टेबल मान रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ रीवा की सीट सबसे वनरेबल है। जिस चीज़ के मुखिया माने जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ कुछ समाज का, कि ब्राह्मण समाज का, फला XYZ समाज की, ऐसी बातें चलती हैं। परविंद में मैं मानता नहीं हूँ कि ये चलता है। उसी समाज के लोग उनसे बहुत नाराज हैं। लोगों का अब ये मानना है कि राजेंद्र शुक्ला जी उसी को एंटरटेन करते हैं जो पैसे से संबंधित मामला लाता है। कभी ना किसी ने, मैं वार्ड 23 का ही रहने वाला हूँ जहाँ उनका वार्ड है, मैंने कभी वार्ड में उनको घूमते ही नहीं देखा। मतलब 15 साल से रोज यदि प्रोफाइल के बात की जाए सोशल मीडिया में, तो सवेरे 6 बजे से घूमत दिखाते, अपना कहीं तो घूमते ही नहीं दिखाते हैं। कबो इको पार्क, कबो सोशल मीडिया के मैनेजर सबको बताते हैं कि भैया एक ऐसा फ़ोटो चाहिए इनपुट के लिए,
तो कुर्ता पहन के या लोअर पहन के किसी के घर चले जाएंगे। राजनीति ये नहीं होती। उनको आदमी से मिलने की ज़रूरत नहीं। पूरे रीवा के प्रतिनिधि हैं, किसी घर में चाय पीने की ज़रूरत नहीं। देख लो नालियाँ कैसी हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, बसाहट कैसी हो गई। पूरा रीवा लगता ही नहीं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का कार्यालय भी था कभी यहाँ। कहते हैं 12 कॉलोनियाँ बनी हैं जो अवैध अवैध कर देंगे। अगर शासन की नज़र में कोई चीज़ अवैध थी तो क्या ऐसा कर दिया कि वैध हो गई? नालियाँ नहीं हैं, बिजली खंभे कहाँ लगेंगे, या तो लोगों के घरों में खड़े हैं, सब रोडों में छज्जे आ गए लोगों के। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या कर रहा था? तो विधायक जी को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में बैठना चाहिए और कोई न्यूट्रल इंजीनियर बना के जांच करनी चाहिए कि रीवा का कितना प्रतिशत प्लान्ड बसा है। तो उनको समझ में आ जाएगा कि रीवा 80% तो अनप्लान्ड बसा हुआ है। नहीं, और लगातार जो खुदाई हो रही है, का ढूंढा जाल लाग है ये सड़कन में। पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ये मॉडल रोड आपको बताएं, आप भी थोड़े से नियम से वाकिफ़ होंगे। जब कोई कंक्रीट रोड बनाई जाती है तो इंजीनियरिंग भाषा में कहते हैं उसको रिजिड पेवमेंट। वो एकदम कड़ा रहता है, वो ज़मीन के साथ दबता नहीं, उठता नहीं। एक होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो डामर वाली रोडें होती हैं, उसमें पूरी सतह रोड की दबती भी है, उठती भी है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल रहता है, डामर किया जाता है। अब अगर रिजिड पेवमेंट जो कंक्रीट रोड बनी थी उसके ऊपर अगर कोई डामर कर रहा है तो ये ठेकेदारों की प्रैक्टिस में कहा जाता है कि रिजिड सरफेस फेल हो गया। मतलब पूरा डिज़ाइन को उन्होंने खुद एडमिट करा लिया डामर करके कि ये मेरा रिजिड पेवमेंट या कंक्रीट की रोड फेल हो गई, इसलिए अब डामर पोता जा रहा है। अब वो रिजिड पेवमेंट के ऊपर डामर सैंक्शन किस अथॉरिटी ने कर दिया? क्या इंजीनियर इन चीफ अंधा है? क्या चीफ इंजीनियर पढ़ा लिखा नहीं है? क्या किसी ने IRC पढ़ी नहीं है? रोड बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई चीज़ हो गई है आज पूरे। अब इंडिया के बाहर कहीं घूमिए ना, सबको समझ में आता है कि बाहर रोडें कैसी, यहाँ कैसी। तो ये 14 किलोमीटर का रास्ता एक ही विधानसभा के अंदर है और रादर कॉरपोरेशन के अंदर है। उसकी टोटल अगर आप देखेंगे तो कम से कम 1000 करोड़ तो ये खा गए, कौन कहाँ कैसे पता भी नहीं देते। अब RTI निकालेंगे उसकी और जनता के सामने लाएंगे कि उस रोड में सतत 20 साल से वो कामधेनु रोड है। वो मतलब मंत्री के पास पैसा पहुंचता नहीं जानता, पर उसमें भ्रष्टाचार तो कम से कम 500 करोड़ का साफ मतलब अपने इंजीनियरिंग के सेंस के हिसाब से कह सकता हूँ कि 500-700 करोड़ रुपया तो उस रोड में गया कहीं भी। कहाँ गया ये दूसरी जाँच का विषय। चलिए, तब बात लंबी है और बात जब घरे के होती तो लंबी हो ही जाती। तो अपनों बच्चे सुन रहे हैं, ओके खातिर हम बहुत बहुत धन्यवाद दिए थे। कहे कि एक युवा का सुन के और कुछ तो हमका देखी का कहा थे कि पार्टी से हट के इतर हो के सोचे की आवश्यकता है। कहे कि पार्टी तो बाद में ही, पहले हमारा अपना कि यह जन्मभूमि आए तो कहा थे ना, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। तो मतलब कहाँ ना कहाँ ये स्वर्ग से सुंदर जो है एका माना गया है जन्मभूमि का। तो उतनी जिम्मेदारी जितनी हमारी उतनी अपनों के है, उतनी अमित जी के है। वो पार्टी से ऊपर बढ़ के सोचे की आवश्यकता है। अमित जी, अब चलत चलावत के दौर है और बड़ा अच्छा लगा अपना से बोलबत कहा माँ कि कम से कम एक युवा सोच देश के नया स्वरूप का देखा चाहती। एक सकारात्मक बातचीत है और सकारात्मक बातचीत के एक जब सकारात्मक परिणाम मिलत है तब कहूँ ना कहूँ वह यात्रा पूर्णता की ओर होती। अमित जी, अब 8 विधानसभा हैं, वो 8 विधानसभा में कौन ऐसा विधानसभा ही जोने में अपना का लागत है कि आम आदमी पार्टी आज करी? एक विधानसभा के नाम हम जाने चाहिए थे। मैं संभावनाएं बताता हूँ, थोड़ा पॉजिटिव हो सकती हैं क्योंकि अगर मैं एक पार्टी का चिंतन करता रहता हूँ हमेशा, थोड़ा बायस्ड हो सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गुड़, रीवा, सिमरिया, त्योंथर, ये विधानसभाएं हम काफ़ी हद तक मैं श्योर हूँ कि विधानसभाएं निकल जाएंगी आम आदमी पार्टी की। चलिए, तो मतलब यहाँ अपना के लगे उम्मीदवार तय हुई है माना जाए? नहीं, उम्मीदवारों को देखिए, जैसा मैंने आपसे बताया, टिकट की प्रक्रिया ऐसी है कि हम जो भी ताकतवर लोग हैं या जिनको लेकर के हम वहाँ विधानसभा राजनीतिक रूप से खड़ी कर सकते हैं, वो प्रक्रिया चालू है। एक पैनल बनता है हमारे यहाँ 5 आदमी का या 7 का अगर पैनल है तो हम अपने स्तर पे यहाँ लोकसभा लेवल पे ही तय कर लेते हैं कि नहीं 5 का पैनल कर लेते हैं। 5 के पैनल के बाद सेंट्रल टीम जो अरविंद जी की बड़ी कड़ी निगरानी में रहती है, उसके बाद सब चीज़ों को कंसिडर करके एक प्रत्याशी चुना जाता है। इस स्तर पर हम लोग का दखल नहीं, पैनल बनाने तक और अपना ओपिनियन उस पैनल के 5 लोगों के बारे में लिख देने तक का हम लोग के अधिकार क्षेत्र में। उसके बाद निर्णय पार्टी के मुखिया का है। मतलब ये माना जाए अमित सिंह जी इधर की दावेदार हैं, कौनो 5 में या फिर 8 में कौनो एक सीट में विधानसभा के उम्मीदवार हैं अपना?
अमित सिंह 8 विधानसभा में किसी विधानसभा के उम्मीदवार नहीं है, पर एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छे लगे तो कनिष्क जी भी किसी से उम्मीदवार हो सकते हैं, इतना खुला है। मतलब यह माना जाए कि अमित जी के सोच के लाभ भाई तो फिर हिस्सेदार बनी नहीं, अगर मौका अगर संगठन में काम करने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जहां 8 सीट के साथ ईमानदारी से निर्णय करना है या जस्टिस करना है, तो संगठक को वो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मतलब अपना ओम विश्वास करी थे, किंग मेकर बनाए चाहिए थे। किंग तो देखिए प्रजातंत्र में तय है कि जनता को ही होना है। हाँ। हम लोग साधक हैं किसी पद के, बस साधना करनी है। और हमें लड़ेगा मुझे इस विधानसभा चुनाव में कोई भागीदारी लड़ाने के अलावा नहीं करनी है, नहीं तो किसी न किसी विधानसभा के साथ अन्याय हो जाएगा। अगर मेरा फोकस एक विधानसभा में चला जाएगा तो 7 इग्नोर हो जाएंगी। और पार्टी ने अगर मुझे साल भर 2 साल दिया है कि इस ज़मीन पे काम करिए, तो वो अन्य विधानसभाओं के साथ अन्याय करना मुझे लगता है गलत बात होगी। चलिए, तो कुल मिला के एक स्वस्थ बातचीत के दौर भाव निश्चित तौर पर एक युवा सोच देश का बदले खातिर पर्याप्त थी। चाहे आज अमित जी आम आदमी से हों या फिर कल हमारे साथ कोनो व्यक्ति युवा जो भाजपा से हों, कांग्रेस से हो, सोच तो देश हित है, देश हित पहले है, उसके बाद पार्टी है, प्रशासन है, कलेक्टर हो चाहे जे हो, एक सिस्टम है। मगर देश हित के बाद हमका अपना का करे का पड़ी, सोचे का पड़ी, कहे कि हर 5 साल में मौका मिलत। और यह मौका यदि अपना पिछले अंदर की जाति पाति दारू पैसा वोट साड़ी ए में चला गया, तो यह ध्यान रखब कि फिर अपना आपन व गोल्डन वक्त का बेच दिहन जो वास्तव में अपना के जीवन, अपना के आवे वाली पीढ़ी के जीवन निर्धारित करे वाला रहा। अमित जी, अब चले चलावे के दौर में एक अपना से हम स्वस्थ अपील चाहिए थे, जो युवा सोच होती है कि अपना यह विंध्य का लेके या चुनाव का लेके गैर राजनीतिक रूप से, है ना, ठीक है, पार्टी अपना के है, अपना होकर समर्पित कार्यकर्ता हैं, समर्पित पदाधिकारी हैं, लेकिन ओके इतर का संदेश दे चाहिए थे युवन का और या विंध्यवासिन का? अभी तक जितनी जिंदगी जी है, उम्मीद है कि बघेली में यदि देवता या आखिरी हिस्सा जो है, तो अभी तक जितना जीवन जियन है उसे एक निष्कर्ष में पहुँचन है कि भारत के हर आदमी अपना शासक चुने में बहुत आलस करत। सलगे युवा सब महिला सब पुरुष से एक ठे विनती करे चाहिए थे कि यह वोटिंग परसेंटेज जब देखी थी चुनाव के टाइम, तो 50-54 ये कलंक है राजनीति की। सबके जीवन का राजनीति बहुत प्रभावित करत थी। अपना का खाब का करब, कैसन जीवन चली, अपना के वृद्ध माता पिता के ख्याल कैसन होई, अपना के बच्चन के भविष्य का होई, यह तय करत थी देश के राजनीति। देश के राजनीति में 100% भागीदारी करें, 98-99% वोटिंग परसेंटेज आवे चाहिए और सबका अपन वोट करे चाहिए सोचे समझे के बाद, तब एक बदला भारत दिखाई अपना का। यह एक स्यूडो डेमोक्रेसी, फर्जी प्रजातंत्र चल रहा है। 50,000 वोट जो 50% वोट जो निर्णायक वोट है वो खेल में ही नहीं है, तो 19% 14% वोट पाने वाला आदमी देश को चला रहा है। वो निश्चित रूप से एकदम फोकटिया फालतू लौट है। कार्यशील लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनको गौर लगता है कि वोट डाल के आ जाए। वोट डालना और अपनी सत्ता अपने शासक को चुनना हर नागरिक का अधिकार है, और सब जन इनका आगे बढ़ के मजबूत वोटिंग समझदारी से करें। ये भारत के काफ़ी बदलाव एक एक कदम में हो जाएगी। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात अपना के द्वारा कही गई, और निश्चित तौर पर यह समझे लायक बात ही कि या लोकतंत्र में मतदाता वो मंदिर के भगवान जैसा है, जेके आगे मतलब हर वह दरख्वास्त पूरी हो सकती वह भगवान से, यदि वह अपने कहा जाए कि भगवान हो के उसका एहसास हो और वह सही निर्णय करे, वह व्यक्ति के चुनाव के कि जो पुजारी है वो मंदिर के, ओका हम पुजारी के बजाय भगवान बनाए दिए थे, और हम यदि गलत व्यक्ति के चुनाव करें तो हम खुद पुजारी बन जाए थे, वह भगवान बन जाते। और निश्चित तौर पर अब तय हमका अपना का करे है कि आगामी चुनावन में हम पचे वोट विकास के नाम पर देव या फिर अन्यत्र जो मुद्दा है जाति पाति पैसा रुपया साड़ी दारू या जो है जो एक व्यवस्था है ए मदेव कहे कि एक मतदाता अपने भविष्य के साथ साथ एक समाज के भविष्य
एक प्रदेश के भविष्य और देश के भविष्य तय करत। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। फिर हुई एक नए युवा सोच से मुलाकात, जिनसे जाने के प्रयास करब कि कैसा बदल सकत है आपन प्रदेश। तो अपन अपने परिवार के रखब ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।